सोनेलाल जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया मंच को संबोधित। अजीत पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। एनसीपी के कई विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे सीएम शिंदे और फडणवीस भी मौजूद। नई दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से की मुलाकात। प्रदेश के विकास पर की चर्चा। यूसीसी को लेकर के बोली बसपा से प्रमुख मायावती। कहा, हम समान नागरिकता संहिता लागू करने के खिलाफ नहीं है, पर इसे जबरन न थोपे सरकार। बिजली कटौती को लेकर के आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। हाथ में लालटेन लेकर के लगाए नारे। कई कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार। कांवड़ यात्रा पर 4 जुलाई से बदल जाएंगे रास्ते। दिल्ली देहरादून हाईवे पर भारी वाहनों का रहेगा रूट डायवर्जन। पुलिस ने जारी किया प्लान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ हारिस। मुंबई से खबर आपको बता दें, जहां पर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हैं। छगनलाल भुजनल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। अजीत पवार के साथ 9 विधायक भी शामिल। बता दें कि मुंबई से खबर आ रही, जहां पर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। शिंदे सरकार में शामिल हुए अजीत पवार। शिंदे सरकार में शामिल हुए अजीत पवार। छगन भुजनल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। अजीत पवार के साथ 9 विधायक भी शामिल। तो मुंबई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनाए गए। तो बड़ा उलटफेर देखने को मिला है महाराष्ट्र में। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। शिंदे सरकार में शामिल हुए हैं अजीत पवार। शिंदे सरकार में शामिल हुए अजीत पवार। छगन भुजनल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। अजीत पवार के साथ 9 विधायक भी पार्टी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। शिंदे सरकार में अजीत पवार भी शामिल हो गए हैं। डिप्टी सीएम पद की शपथ ली उन्होंने। देश की बात में बात करेंगे मेरठ की, जहां पर बिजली कटौती के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। तो बिजली कटौती के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। लालटेन जुलूस निकाल करके विरोध जताया गया। जिला अध्यक्ष अंकुर चौधरी के नेतृत्व में लालटेन जुलूस निकाला गया। जुलूस में भारी संख्या में मौजूद रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। जिला अध्यक्ष अंकुर चौधरी के नेतृत्व में लालटेन जुलूस निकाला गया है। बता दें कि जुलूस में भारी संख्या में मौजूद रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। इसी के साथ अघोषित बिजली कटौती पर नारेबाजी की गई। घंटाघर से सदर बाजार पर हुआ समाप्त ये जुलूस। तो मेरठ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिजली कटौती के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। लालटेन जुलूस निकाल करके जताया विरोध।
अगली बड़ी खबर आपको बता दें बरेली से, जहां पर एनआईए ने बरेली के आंवला में मारा छापा। तौहीद पेंटर के घर पर एनआईए की छापेमारी। पाकिस्तानी कनेक्शन के चलते एनआईए ने मारा छापा। सुबह 5 बजे लखनऊ से आंवला पहुंची एनआईए की टीम। सुबह 5 बजे से 10 बजे तक चलती रही छापेमारी। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, एनआईए की टीम ने तौहीद पेंटर से पूछताछ की है। तौहीद का मोबाइल, कुछ दस्तावेज साथ ले गई एनआईए। आंवला के ग्वालाटोली पक्का कटरा का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर एनआईए ने बड़ी छापेमारी की है। एनआईए ने बरेली के आंवला में मारा छापा। तौहीद पेंटर के घर पर एनआईए की छापेमारी। पाकिस्तानी कनेक्शन के चलते एनआईए ने छापा मारा है। सुबह 5 बजे लखनऊ से आंवला पहुंची थी एनआईए की टीम। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक चलती रही छापेमारी। एनआईए की टीम ने तौहीद पेंटर से पूछताछ की। वहीं बरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर फर्जी वर्दी में घूम रहा है यूपी पुलिस का सिपाही। वर्दी पहनकर घूम रहा था युवक। वहीं सूचना पर बारादरी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूछताछ में खुद को 2020 बैच का बता रहा था पुलिस का सिपाही। पूछताछ में खुद को 2020 बैच का बता पुलिस का सिपाही। पूछताछ में फर्जी निकला यूपी पुलिस का सिपाही। पुलिस ने युवक को मुकदमा लिख करके जेल भेजा। थाना बारादरी क्षेत्र के त्रिमूर्ति चौराहे से गिरफ्तार किया है। फर्जी वर्दी में घूम रहा यूपी पुलिस का युवक। वर्दी पहनकर घूम देश की बात में अब बात करेंगे मैनपुरी की, जहां पर पुलिस ने बरामद की है अवैध अंग्रेजी शराब। पुलिस ने बरामद की अवैध अंग्रेजी शराब। 11.5 लाख कीमत की शराब बरामद। पकड़ी गई 73 पेटी अंग्रेजी शराब पंजाब की प्रांत की है। मामले में 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार हुए। मामले में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार हुए। बिहार प्रांत के छपरा तस्करी के लिए ले जा रहे थे शराब। ट्रक के केबिन में रख करके छिपा करके ले जा रहे थे शराब। मैनपुरी सदर कोतवाली के करहल रोड से शराब बरामद। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर मैनपुरी में पुलिस ने बरामद की है अवैध अंग्रेजी शराब। ये हमारी जो स्वाट टीम है, राजेश और कोतवाली पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप सेंगा और उनकी टीम सिंहपुर नहर पुल के पास से एक ट्रक को चेकिंग के दौरान पकड़ा है, जिसमें से
जो 71 पेटी शराब है, जो अंग्रेजी शराब है, इसमें 876 बोतल है और ये तस्करी करके पंजाब से अम्बाला से बिहार ले जा रहे थे छपरा बेचने के लिए, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक ही मनोज कुमार है और दूसरा देवेंद्र सिंह। ये दोनों धौलपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और इसकी कीमत की जानकारी की गई तो करीब 11.5 लाख रुपए यहाँ पर इसकी कीमत है और ये जब बिहार ले जाते हैं तो वहाँ इसकी कीमत लगभग दोगुनी हो जाती है। तो एक पुलिस की बड़ी कामयाबी है। मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने 550 पेटी अवैध शराब बरामद की है। तो मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने 550 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद की। बताया जा रहा है कि 55 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब जो है वो बरामद की गई है। बता दें कि आइसर कैंटर में ले जाई जा रही थी शराब। आइसर कैंटर में ले जाई जा रही थी शराब। वहीं आइसर कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। बता दें कि चंडीगढ़ मार्का की बताई जा रही है अवैध शराब। कोसी कला पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली बड़ी सफलता। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, मथुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 550 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। वहीं 55 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब बरामद हुई है। बता दें कि आइसर कैंटर में ले जाई जा रही थी शराब। आइसर कैंटर में ले जाई जा रही थी शराब। आइसर कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। वहीं जालौन में दिखा है तेज रफ्तार का कहर। बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर वे पर हुआ है भीषण सड़क हादसा, जहां पर ट्रक ने पीछे से आगे जा रही ट्रक में टक्कर मार दी। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। इस हादसे में ट्रक ने पीछे से मारी आगे जा रहे ट्रक में टक्कर। ट्रक के उड़े फरकच्चे। हादसे में 2 लोगों की मौत। तो ट्रक के उड़े हैं फरकच्चे। हादसे में 2 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। बता दें कि पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को निकाला। वहीं घटनास्थल पर ही ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के ततारपुर गांव के पास की घटना आपको बता रहे हैं। तो जालौन में दिखा है तेज रफ्तार का कहर। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से इस ट्रक के फरकच्चे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितना भीषण ये सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक ने पीछे से एक ट्रक को टक्कर मारी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर गंगा किनारे स्थित वन क्षेत्र में तेंदुओं ने दस्तक दी है। जनपद के स्याना तहसील क्षेत्र में गंगा किनारे स्थित गांव बस्सी बांगर और निजामपुर के जंगलों में तेंदुआ होने के प्रमाण मिले हैं। कई ग्रामीणों ने भी जंगल में तेंदुआ दिखे जाने की पुष्टि की है। बता दें कि जंगल में घास चर रहे पशुओं के झुंड में एक बड़े बछड़े को तेंदुआ उठा ले गया। पशु चरा रहे किसानों के शोर मचाने पर एकत्रित हुए ग्रामीणों की भीड़ को देख करके तेंदुआ बछड़े को मार करके थोड़ी दूर जाकर के छिप गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी की टीम ने मरे हुए पड़े हुए बछड़े की जानकारी लेते हुए निरीक्षण किया। डीएफओ ने बताया कि जंगल हिरणों की कई प्रजातियां से ही जंगली सुकर, नीलगाय आदि जानवर काफी संख्या में मौजूद हैं। नोएडा के सेक्टर 76 मार्केट में लुटेरों द्वारा कार को लूट लिया गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। खुफिया इनपुट के बाद सेक्टर 79 के पीछे कच्चे रास्ते पर हुई मुठभेड़ में कार को बरामद किया गया।
अनमोल मित्तल के द्वारा दी गई थी कि कुछ लोगों के द्वारा उनकी गाड़ी और कुछ सामान जो है वो छीन लिया गया है। उसमें 392 का अभियोग पंजीकृत करते हुए उसके लिए 5 टीमों का गठन किया गया था। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग ये सूचना प्राप्त हुई थी कि सेक्टर 78 की तरफ से एक क्रेटा गाड़ी आ रही है जिसमें कुछ लोग सवार हैं। पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई और 79 के कच्चे रास्ते पर जो है वो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया, जिसमें जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति जिसका नाम नवीन है वो घायल हुआ है, उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। साथ ही 2 व्यक्ति जो वहाँ मौके से फरार हो गए हैं, उनकी कॉम्बिंग की जा रही है और जो लूटी हुई गाड़ी थी वो बरामद कर ली गई है। शेष जो सामान है और जो व्यक्ति वांछित है उनको जो है वो जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं फर्रुखाबाद में किसान व्यापारी ने 40 लाख रुपए गबन के चलते परेशान होकर के खौफनाक कदम उठा करके पहले बच्चे व पति पर गड़ासे से हमला करके खुद को फांसी लगा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। व्यापारी किसान के हमले से पत्नी और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। 5 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं किसान के घर के पास मौजूद पेड़ में फांसी लगा करके आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी जैसे ग्रामीणों को मिली तो ग्राम में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल लोहिया भेजा। दोनों मृतकों की जानकारी पुलिस को मौके पर दी गई। स्थानीय पुलिस से पहुंच करके सूचना अधिकारियों को दी गई। मौके पर पहुंचे एसपी विकास ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि मृतक दिनेश ने ग्राम में चल रहे एक व्हाट्सएप ग्रुप में लिखित सुसाइड नोट ग्रुप में पोस्ट किया, जिससे कंपनी के साथ उसमें कार्यरत कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए गबन की बात सामने आई। व्यापारी किसान ने आसपास के कई ग्रामों से किसानों से मक्का खरीद की गई थी। मौके पर एसपी विकास कुमार ने बताया कि दिनेश कुमार ने अपने बच्चे व पत्नी पर हमला किया, जिसमें बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। पूरे मामले में पैसे के लेन देन का मामला सामने निकल करके आ रहा है, जिसकी जांच की जा रही है। महिला की कंडीशन स्टेबल है। अच्छा, नॉट सीरियस। 30 ईयर ओल्ड फीमेल, जहानगंज रेजिडेंस। रही ओके, ठीक है सर। क्या कुछ चोट वगैरह के निशान वगैरह पाए गए हैं कुछ शरीर में? कुछ अभी आपने प्राथमिक इंजरी मार्क ऑन बॉडी, वन इन chin and second in right hand. Both are simple in nature. यहाँ थाना जहानगंज क्षेत्र में दिनेश यादव नामक व्यक्ति जो अपने घर में सो रहा था और सुबह उठते ही ऐसा उसके परिवार वालों के द्वारा बताया जा रहा है कि उसने अपनी पत्नी के ऊपर, अपनी बच्ची के ऊपर और अपने बच्चे के ऊपर वार किया, जिसमें पत्नी उसकी गंभीर रूप से घायल है, बच्चे की मृत्यु हो गई है और बच्ची आंशिक रूप से घायल है। और उसके बाद खुद जब उसकी बच्ची की बुआ ने जब गेट खुलवाया, उसके बाद वो खुद घर से निकलकर 200 मीटर दूर जाकर एक पेड़ से लटक कर सुसाइड कर लिया। एक दिवसीय दौरे पर बिजनौर पहुंचे मुरादाबाद मंडल के नवागत डीआईजी मुनिराज ने सबसे पहले बिजनौर पुलिस को लाइन हासिल करके पहुंच करके पुलिस लाइन के सभागार में आगामी कावड़ यात्रा, शिवरात्रि व मुहर्रम के त्यौहार के मद्देनजर जिले के सभी सीओ, थाना प्रभारियों व एडिशनल एसपी के साथ मीटिंग की। आगामी कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण आदि बिंदुओं पर बारीकी से समीक्षा करके अफसरों को निर्देश दिए। इसके बाद डीआईजी बिजनौर के कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने पहुंचे। कंट्रोल रूम में पहुंच करके निरीक्षण किया उन्होंने। डीआईजी ने देर रात उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर स्थित कोटावली पुलिस चौकी पर पहुंचे, वहां पर कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया। डीआईजी ने कावड़ यात्रा के मद्देनजर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने की बात निर्देश दिए। आज मुरादाबाद रेंज में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में मेरा पहले विजिट था है। आज हमने पूरा एसएचओस, सीओस और एडिशनल एसपी सभी से हमने मीटिंग करा है। मीटिंग में मैंने सावन का तैयारी की रिव्यू किया है और साथ साथ बाकी त्योहार और क्राइम के बारे में रिव्यू किया। एकदम पूरा तैयारी बहुत अच्छी है और यहाँ पे एसएसपी साहब ने पूरा अच्छी तैयारी करके रखा है। हमको उम्मीद है यहाँ पे सावन अच्छी तरीके से सब कुछ संबंध करेंगे। इसके साथ साथ मैंने सभी जो मेन रूट का जो कावड़ यात्रा का रूट है उसके भी मैंने निरीक्षण किया और वहाँ पे तैयारी के बारे में उन्होंने रिव्यू किया हूँ। और हरिद्वार बॉर्डर में जो हमारा कावड़ एंट्री हो रही है वहाँ पे जाके चौकी की चेक किया है, वहाँ पे भी देखा है। बाकी उनको भी निर्देश दिया हर जगह सीसीटीवी कैमरा के मदद से निगरानी रखने के लिए, साथ साथ रूट डाइवर्शन प्लान का अच्छी तरीके पालन कराने के लिए भी।
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। थी ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर फतेहपुर से है, जहां पर किशनपुर थाना क्षेत्र के थुरियानी गांव में पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारने का मामला सामने आया। बता दें कि युवक को कनपट्टी में सटा करके तमंचे से गोली मारी गई। गनीमत रही कि युवक की जान बच गई। गोली बचने के बाद युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों की माने तो पुरानी रंजिश को लेकर के गांव का एक युवक काफी दिनों से खुन्नस मान रहा था। उसी के चलते गांव के बाहर चबूतरे पर बैठे युवक से पहले कहा सुनी हुई, उसके बाद उसने तमंचा सटा करके उसके कनपट्टी में गोली मार दी। गनीमत रही कि युवक ने अपनी हाथ लगा दिया और छर्रे उसके चेहरे, हाथ समेत कई जगह लगे। फिलहाल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए पड़ताल शुरू कर दी है। मिसरी लाल आए हुए हैं। मिसरी लाल के गनशॉट के निशान हैं। इसको जले हुए जो पार्टिकल होते हैं बारूद के, वो पूरे चेहरे पर और शरीर पर, सीने पर हैं और साथ में उंगलियों पर भी काफ़ी कालापन है। लेकिन गोली ऐसा लग रहा है कि जबड़े को छूते हुए निकल गई है और असली चीज़ तो ये पता चलेगा एक्सरे के बाद कि कोई अंदर खतरा है कि नहीं है। लेकिन फिलहाल ऐसा अभी मरीज खतरे से बाहर लग रहा है। खबर गाजीपुर से है, जहां पर मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी के खिलाफ कानून का प्रहार लगातार चलता नजर आ रहा है। ऐसे में मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई के मिड टाउन होटल पर भारी फोर्स के साथ एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी की गई। एसडीएम के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स के साथ बिजली विभाग, फायर विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, जीएसटी की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस बात की पुष्टि मोहम्मदाबाद एसडीएम ने की है। लोकल स्तर से शिकायतें हम लोगों को काफ़ी मिल रही थी। यहाँ पर लोग रात में रुकते हैं और यहाँ की गतिविधियाँ ठीक नहीं हैं और इसलिए जो है सारी टीम ने इसकी जांच की है और सभी टीमों ने लगभग जांच कर ली है और जैसी रिपोर्ट आएगी उससे आगे कार्रवाई। कौन कौन सी टीम सर? टीम में कौन? टीम में फूड सेफ्टी ऑफिसर थे, हमारे जिला पूर्ति अधिकारी थे, जीएसटी के लोग थे, फायर सेफ्टी थी, बिजली विभाग की टीम थी और रेवेन्यू की। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां पर सरकार जनपद वार मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवा रही है, जिससे जनपद वासियों को अपने जनपद में बेहतर और त्वरित उपचार मिल सके। लेकिन बस्ती मेडिकल कॉलेज का हाल काफी बेहाल है। यहां अन्य जरूरी चिकित्साएं सुविधा के साथ ही मरीजों के लिए वेंटिलेटर की भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस्ती के महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज में एक भी वेंटिलेटर नहीं है। सरकार द्वारा बस्ती मेडिकल कॉलेज को 156 मेडिकल वेंटिलेटर दिया गया है, लेकिन उसमें से सिर्फ नाम मात्र के ही वेंटिलेटर परफॉर्मिंग के हैं। बाकी के सभी स्टोर रूम में पड़े धूल फांक रहे हैं। अगर बात की जाए मरीज के रेफर करने की, तो पिछले 1 महीने में बस्ती मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर की ज़रूरत वाले 100 से अधिक मरीजों को रेफर कर दिया गया है, जबकि यहां पर 156 वेंटिलेटर की ज़रूरत वाले मरीज को भर्ती किया जा सकता है। मेडिकल कॉलेज संबंध कैली हॉस्पिटल के सीएमएस डॉक्टर एएन प्रसाद ने बताया कि उनके यहाँ स्टाफों की भारी कमी है। स्टाफ की भारी कमी है, उनको 12 अतिरिक्त वेंटिलेटर टेक्नीशियन की ज़रूरत है, जिससे स्टोर रूम में पड़े बाकी के भी वेंटिलेटर को चलाया जा सके। हमारे यहाँ 156 वेंटिलेटर हैं, जिसमें से 25 प्लस इमरजेंसी मिला करके करीब 28 वेंटिलेटर हमारे इस वार्ड में है। बाकी वेंटिलेटर जो हैं वो हैं स्टोर में, फंक्शनल हैं। उसमें से कुछ एक जो है अभी आउट ऑफ ये है, फंक्शनल नहीं है, जिसको ठीक कराने की ज़रूरत है। और वेंटिलेटर चूँकि आज के डेट में वो कोविड के समय आया था और आज हमारे पास ऑपरेटर नहीं है। जो हमारे वेंटिलेटर चल रहे हैं पीआईसी, एनआईसी और इमरजेंसी में, उसके लिए जो कोविड के समय हमारे जो टेक्नीशियन यहाँ थे उनको एक प्रशिक्षण दिया गया था, उनके द्वारा ये चल रहा है। और बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र से है, जहां पर बरसात का पानी निकालने को लेकर के दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक अधेड़ महिला की दबंगों ने पीट करके हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही जिले के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।
सूचना पाकर के मौके पर स्थानीय पुलिस और जिले के आला अधिकारी पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों के घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दो पक्षों की मारपीट में एक महिला की मौत हो गई है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूरे मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। देवा के ग्राम टेरा खुर्द में बरसाती पानी की निकासी को लेकर के दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक महिला के सिर में चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। दोनों पक्षों से जो लोग घायल थे उनको अस्पताल भेज दिया गया है। तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके पर शांति है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां पर पुलिस भी तैनात कर दी गई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। डीआईजी अजय साहनी ने चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले का खुलासा किया। डीआईजी अजय साहनी, एसएसपी विपिन ताड़ा ने प्रेस वार्ता करके इसका खुलासा किया है। चंद्रशेखर पर गोली चलाने वाले आरोपी विकास उर्फ पोपट निवासी गांव हनकिंडी बताया जा रहा है। थाना क्षेत्र का रहने वाला है, रड़खंडी का। वो पीछे बैठा हुआ था। एक लड़का लविश है जो ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ था, और एक लड़का प्रशांत है जो ड्राइवर के जस्ट पीछे बैठा था। इस तरह गाड़ी में कुल 4 लड़के थे। विक्की गाड़ी चला रहा था, लविश उसके बगल में बैठा था, विक्की हरियाणे के पीछे प्रशांत बैठा हुआ था, और लविश के पीछे विक्की रड़खंडी बैठा हुआ था। जो फायरिंग की गई वो पीछे के दोनों लड़कों द्वारा की गई है, और ये 315 बोर के तमंचे से फायर किया गया है। जो प्रशांत ड्राइवर के पीछे बैठा था उसने 1 राउंड फायर किया है, और जो लविश के पीछे बैठा था विक्की रड़खंडी, इसने 2 राउंड फायर किए हैं, और चलती गाड़ी से फायरिंग की गई है। फायरिंग करने के पश्चात ये लोग वहाँ से भागे, और गाड़ी में तेल खत्म हो गया तो एक गाँव में इन्होंने गाड़ी छोड़ दी, और उसके बाद गाड़ी छोड़ के खेतों की तरफ भागे, और यहाँ से ये अपने आप को ये शिफ्ट अपने हरियाणा चले गए, जो कि देवबंद। तो डीआईजी एसएसपी ने प्रेस वार्ता करके किया है घटना का खुलासा। मामले में के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। डीआईजी साहनी ने प्रेस वार्ता करते हुए इसका खुलासा किया। डीआईजी एसएसपी ने प्रेस वार्ता करके घटना का खुलासा किया। वहीं फतेहपुर जिले में भंडारे में नियंत्रण के बाद घर वापस निकल रहे बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में बीजेपी नेता के कान और कंधे पर गोली लगी। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारियों के अलावा बीजेपी के जिला अध्यक्ष और विधायक भी मौके पर पहुंचे। बीजेपी नेता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी है। धाता थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव निवासी दयाशंकर द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष हैं। धाता कस्बा निवासी बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष देवेश त्रिपाठी भंडारे का प्रसाद खाने के बाद देवेश घर वापस निकल रहे थे। हमलावरों ने मंडल उपाध्यक्ष पर ताबड़तोड़ गोली बरसानी शुरू कर दी। खागा विधानसभा के धाता मंडल में हमारा युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष दया सागर मुझे
जानकारी प्राप्त हुई कि उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। विपक्ष की मानसिकता रखने वाले कुछ लोग जो विधानसभा चुनाव या प्रधानी के चुनाव से खुन्नस रखे हुए थे, उन लोगों ने एक भंडारे में इसके ऊपर हमला किया। पहली गोली कान को छूते हुए निकल गई, दूसरी गोली इनकी बाह को फाड़ते हुए बाह के अंदर घुस गई है। तो जैसे मुझे वहाँ से फ़ोन आया, तुरंत हमने वहाँ पे संबंधित एसओ से बात किया, कप्तान से बात किया। तुरंत पुलिस हरकत में आई, वो लोग गोली मार के फ़रार हो गए हैं। पुलिस उनकी खोजबीन कर रही है। तुरंत कार्यकर्ता को रिफ़र करा के वहाँ से जिला चिकित्सालय फतेहपुर लाया गया। थाना देहाता अंतर्गत दयाशंकर द्विवेदी पुत्र शिवाकांत द्विवेदी जो भंडारे के कार्यक्रम से निमंत्रण खाकर जा रहे थे, उनको उनके पटीदार अंकित द्विवेदी द्वारा गोली मारी गई है, जिनको इलाज है तो जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत ठीक है। जो है मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। घटना कारण क्या बताया जा रहा है, क्यों? घटना का कार्यक्रम जो कारण बताया जा रहा है पुरानी रंजिश का है। शायद पहले पूर्व में इनका कुछ विवाद था। जो है अभी हम कारणों की जांच पड़ताल कर। आगामी 4 जुलाई से धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ मेले की शुरुआत हो जाएगी। प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। भीड़ का दबाव बढ़ने पर इस बार भी हिल बाईपास मार्ग खोला जाएगा। हरिद्वार की डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल और एसएसपी अजय ने हिल बाईपास मार्ग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देशित तय समय पर मार्ग की मरम्मत का कार्य पूरा किया जाए। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि कावड़ मेले के दौरान भीड़ का दबाव बढ़ने पर हिल बाईपास मार्ग खोला जाएगा। कावड़ मेले की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और प्रशासन किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। ड्यूटियां तो शुरू हो गई, साथ ही साथ निरीक्षण इसलिए चल रहा है। हिल बाईपास हमारा बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहता है, जहां से हमारे कांवड़ के लोग को निकाला जाता है जब ज़्यादा भीड़ होती है। साथ ही साथ मोतीचूर रेलवे स्टेशन पर भी हमारी स्पेशल ट्रेन चलेगी, जहां से कांवड़िए जो है हर की पैड़ी अन्य स्थानों पर जाएंगे। तो उन्हीं व्यवस्थाओं को देखने के लिए समस्त हमारे पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पर विजिट कर रही है। हिल बाईपास हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सड़क है और पीक आवर्स में या फिर पीक समय में जो कांवड़ हो या अन्य स्नान हो, उस समय हिल बाईपास वाली सड़क जो कि लगभग 7.5 किलोमीटर लंबी है, उसका हम लोग उपयोग करते हैं। और जिसमें से 1.6 किलोमीटर करीब पीडब्ल्यूडी के पास है और लगभग 6 किलोमीटर की लंबाई में जो सड़क है वो राजाजी नेशनल पार्क के है। तो इस कांवड़ में 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, 17-18 तारीख तक हम इसका उपयोग करेंगे। खबर बलौदाबाजार से, जहां पर अज्ञात युवती का शव मिला है। पलारी थाना पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। तो युवती की हत्या की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि शव के पास से कपड़े और बैग मिला है। 2 से करीब 3 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। तो अज्ञात युवती का शव मिला है। बलौदाबाजार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पलारी थाना पुलिस जांच में जुटी है। बता दें कि युवती की हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव के पास मिला कपड़े और बैग। युवती की हत्या की जताई जा रही आशंका। शव के पास मिला है कपड़े और बैग। 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। पलारी थाना के ग्राम कोडिया के मुक्तिधाम का मामला आपको बता रहे हैं। बलौदाबाजार से खबर है, जहां पर अज्ञात युवती का शव मिला है। बता दें कि पलारी थाना पुलिस जांच में जुटी है। वहीं युवती की हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव के पास मिला कपड़ा और बैग। युवती की हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव के पास मिला कपड़े और बैग। वहीं कोरबा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि धोखाधड़ी मामले में फरार शातिर आरोपी गिरफ्तार हो गया है। तो कोरबा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। धोखाधड़ी मामले में फरार शातिर आरोपी गिरफ्तार हो गया है। बता दें कि आरोपी ने कई लोगों से की थी लाखों की धोखाधड़ी। धोखाधड़ी करके लंबे समय से फरार था आरोपी दीपक।
धोखाधड़ी करके लंबे समय से फरार था आरोपी दीपक। कुशमुंडा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सोसाइटी में नौकरी लगाने के नाम पर करता था ठगी। 15 लाख रुपए का धोखाधड़ी की बात सामने आई। तो अहम जानकारी बता दें, कोरबा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। धोखाधड़ी मामले में फरार शातिर आरोपी गिरफ्तार हो गया है। खबर कोरबा से, जहां पर सांसद की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक संपन्न हुई। स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। तो सांसद की बैठक का अंत हो गया है। बता दें कि स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश है। हितग्राहियों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ। कोरबा से अहम जानकारी बता दें, जहां पर सांसद की अध्यक्षता में दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश। हितग्राहियों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ। कोरबा से अहम जानकारी, सांसद की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक संपन्न। स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने के निर्देश जारी किए गए। अपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश। हितग्राहियों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ। बालोद जिले के अर्जुंदा नगर स्थित बफना ज्वेलर्स दुकान में 24 व 25 जून की दरमियानी रात बड़ी चोरी करने वाले मुख्य आरोपी सहित कुल 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने करीब 1 किलोग्राम 300 ग्राम सोने व 31 किलोग्राम चांदी के जेवरात और घटना में प्रयुक्त टवेरा कार और मोटरसाइकिल को जब्त किया है। जब्त किए गए जेवरात की कीमत 85 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस द्वारा बालोद, राजनांदगांव व महाराष्ट्र के हजारों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों का सुराग मिला। बताया गया कि घटना के मुख्य सरगना चरण सिंह और संग्राम सिंह की तलाश में कई राज्यों की पुलिस लगी हुई थी। चोरों की गई मामले में इनके लिप्त होने की संभावना बताई गई। ये अर्जुंदा थाना क्षेत्र का मामला था, जिसमें 24 और 25 की दरमियानी रात को लगभग 2 से 3:30 बजे के बीच में एक बड़ी चोरी हुई थी, जिस पर सुबह जब हमें सूचना मिली कि चोरी हुई है, तत्पश्चात माननीय पुलिस निरीक्षक महानिरीक्षक दुर्ग आनंद छाबड़ा जी के नेतृत्व में हमने एक टीम बनाई, जिसमें राजनांदगांव की भी टीम थी, दुर्ग की टीम थी, इवन खैरागढ़ और महाराष्ट्र की क्राइम टीम से भी हमने सपोर्ट लिया था। और 6 दिनों के अंदर में हमने सारे जो चोर थे, मुख्य 4 आरोपी थे, उनके अलावा उनकी रैकेट पार्टी, उनके अलावा जहां भी इन्होंने सामान जब्त किया था और जहां सामान बेचा था, वहां भी कुल 12 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। कोरबा जिले के एमपी नगर में बीते दिनों हुए डकैती के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 सहयोगी की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से नकदी रकम करीब सहित 20 लाख रुपए के आभूषण जब्त किए गए हैं। आरोपियों में एक मास्टरमाइंड पीड़ित पक्ष का रिश्तेदार बताया जा रहा है, जिसने आईपीएल सट्टा के चक्कर में लाखों का कर्ज चढ़ने के कारण इस घटना की योजना बनाई थी। बताया गया कि आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया था। इस सिलसिले में पीड़ित पक्ष के भांजे प्रकाश निर्मलकर और उसके मित्र अनिल शर्मा को गिरफ्तार किया गया है।
जिससे पूरा माल जब्त कर लिया गया है। सिविल लाइन थाने में पिछले दिनों एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था 276/23 और आईपीसी की धारा 458 392 120 भी के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें एक घर से करीब 4 व्यक्ति घुसे हुए थे, नकाब लगाए हुए थे और इनके द्वारा घर में उनके परिजनों को भयपूर्वक उनको डराकर उनके हाथ पांव बांधकर घर में रखे कैश और सोना चांदी के जेवरात को लूट करके ले जाया गया था। इसमें अलग अलग टीमें लगी हुई थी। आज दिनांक को इसमें 2 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र के लातूर जिले के रेनापुर तहसील में चल रहे अवैध कारोबार पर सहायक पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम ने कार्रवाई की है, जिसपे 35 लोगों के खिलाफ मुंबई जुआ अधिनियम के तहत 3 अपराध दर्ज किए गए हैं और 3,84,000 का सामान बरामद किया गया है। बता दें कि एएसपी निकेतन कदम और अवर निरीक्षक IS नमन गोयल के नेतृत्व में रेनापुर पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत शुरू मटका जुए के 3 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 35 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। रेनापुर थाने के जवान फरार आरोपी की तलाश कर रहे हैं। चाकुर तालुका के बडवाल जमवल शिवरा में ट्रेन से गिर करके श्रद्धालु की मौत हो गई। मृतक की पहचान विट्ठल उर्फ बबन गणपत तलमवाड़ सेवालाल नागर के रूप में की गई है। श्रद्धालु की ट्रेन से गिरने से सिर और शरीर के अन्य स्थानों पर गंभीर चोट लगने के से दर्दनाक मौत हो गई। रेलवे ट्रैक पर गश्त कर रहे गार्ड ने बताया कि मृतक के फोन पर आए रिश्तेदारों के फोन से पता चला कि पंढरपुर से दर्शन करके वापस लौट रहा था। इस दौरान हादसे का शिकार हो गया है। पुलिस निरीक्षक AS फाइलिंग के बाद चाकुर पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी गोविंद बोलांगे रवि वाघमारे अग्रिम कार्रवाई करके संचालन कर रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पर राजनीति में हलचल मची हुई है। आपको बता दें कि कई जो पवार गुट का जो विधायक दल है, कई सारे शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं और अजीत पवार उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। शरद पवार इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सांगितलं की पक्षाचं नाव घेऊन कोणी काही भूमिका घेतली त्याच्याबद्दल आम्ही भांडण करणार नाही। आम्ही लोकांच्या जाऊ आणि लोकांचा पाठिंबा, लोकांची भूमिका ही आमच्या विचाराच्या, आमच्या धोरणाच्या, आमच्या कार्यक्रमाच्या कशी राहील ह्या गोष्टीची आमची नीती आहे। आम्ही जर शिवसेनेसोबत जाऊ शकतो तर भाजपसोबत का नाही जाऊ शकत असा प्रश्न होता आणि आम्ही भाजपसोबत नाही असा त्यांचा निकाल असेल, पण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची जी नीती आहे त्याच्यामध्ये या गोष्टी फसणाऱ्या नाही। साहेब आता विरोधी पक्ष नेते जे आहेत अशा सगळ्या आमदारांवर काय कारवाई केली जाणार आहे? जे आमदार सोडून गेलेले आहेत तशा आमदारांवर काय कारवाई करणार आहे पक्ष? विरोधी पक्ष नेते पद आता कुणाकडे जाणार आणि राजीनामा दिलाय? बळ आपल्याकडे आहे का? ते आत्ताच मी सांगू शकत नाही, कारण राजीनामा दिल्यानंतर उद्या विरोधी पक्ष नेत्याची नियुक्ती करायची असेल तर हा अधिकार महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या अध्यक्षाला, त्यामुळे त्यांचा निर्णय मी देऊ शकत नाही। पण मी पक्ष प्रमुख म्हणून 1, 2, 3, 4 दिवसामध्ये आम्ही असेच करू। तो काँग्रेस पक्ष असू शकतो, उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालचा पक्ष असू शकतो, की आम्ही जो राष्ट्रवादी म्हणतो तो असू शकतो। याच्या संख्येचा विचार करून आम्ही
तुझं कान मांडणी स्पीकरला करायची ते ठरवू. आत्ता आम्हाला ते सांगता येणार नाही. साहेब तुम्ही काय करताना काय आव्हान कराल, कारण त्यांची खूप बोची होते ज्यावेळेस असं काही होतं. मला महाराष्ट्रातल्या कार्यकर्त्यांचा माझा प्रखर विश्वास आहे. आमची खरी शक्ती सामान्य माणूस आणि कार्यकर्ता आहे. आणि त्यामुळं त्या सगळ्यांना ती अस्वस्थता झाली असणार. साहजिक तुम्ही म्हणतात ते खरं आहे की जे कष्ट करतात, आम्हाला लोकांना निवडून देतात आणि त्या आम्ही जी सांगतो ती भूमिका मांडतात आणि ज्या काही प्रवृत्तीची विरोधी अशी संघर्षाची भूमिका घेतात, ज्यांच्याशी संघर्षाची आणि विरोधाची भूमिका घेतली, आज त्यांच्यावरच आम्ही सहभागी झालो तर ते अस्वस्थ होणार. त्याच्यात त्यांचा दोष नाही. पण त्यांची अस्वस्थता काढायची असेल तर पुन्हा संघटनेची बांधणी करणं हे काम करावं लागेल. आणि ते काम मी आणि माझ्याबरोबर असंख्य तरुण महाराष्ट्राचे करतील याची मला पूर्ण खात्री आहे. कसं आहे की हा पक्षाच्या धोरणाचा विषय नाही. पक्षाच्या धोरणाची विसंगत पावलं कुणी टाकलेली असली तर ती पक्षाच्या दृष्टीने योग्य नाही. त्यासाठी पक्षाचे जे प्रमुख लोक आहेत ते बसतील आणि त्या संबंधीचा निकाल घेतील. फक्त एकच आहे, हा निकाल एकटा व्यक्ती घेणं योग्य नाही. त्यामुळे बाकीच्या सहकार्यांना महाराष्ट्राचे जे अध्यक्ष आहेत जयंत पाटील किंवा बाकीचे त्या सगळ्यांची आम्हाला बोलणं करावं लागेल. पण एक गोष्ट या ठिकाणी मला सांगता येईल आणि ती म्हणजे मी पक्षाचा अध्यक्ष आहे. मी काही पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक केलेली आहे, त्यांच्या जबाबदारी टाकलेली आहे. उदाहरणार्थ जनरल सेक्रेटरी म्हणून तटकरेंची नेमणूक मी केलेली आणि जनरल सेक्रेटरी म्हणून प्रफुल्ल पटेल यांची नेमणूक मी केलेली आहे. माझं स्वच्छ त्यांना सांगणं आहे की या सगळ्या प्रकारामध्ये पक्षाच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून जी पावलं त्यांनी टाकायला हवी होती ती त्यांनी टाकली नाही. आणि त्याच्यामुळं आपली जबाबदारी योग्य रीतीने त्यांनी पार पाडली नाही. त्यामुळं फक्त नेतृत्वाचा ज्यांनी त्यांची नियुक्ती केली त्यांचा विश्वास राहिलेला नाही. आणि त्यासाठी उचित अशा प्रकारची कारवाई त्यांनीहून तरी करावी, नाही तर मला करावी लागेल. अजित पवारांवर कारवाई करणार का? असं आहे की जे पक्षाच्या चौकटीच्या बाहेर गेले, शपथी घेतल्या, त्या प्रत्येकाच्या संबंधीचा निकाल घ्यावा लागेल. 9 लोकांचा त्या प्रत्येकाचा. सकाळपासून सुप्रियाताई देखील त्या ठिकाणी होत्या. जे काही तिथं बैठकीत चर्चा चालू असेल, काही सुप्रियाताई अजितदादांना मनवायचा देखील प्रयत्न करत होत्या. ही सगळी गोष्ट तुमच्या कानावर देखील असेल. तुमचं काही बोलणं झालं का अजितदादांशी? काय रोखण्याचा ज्या पद्धतीने पुन्हा एकदा त्यांनी अजिबात कोणाशी बोलणं झाले नाही. जे त्या ठिकाणी गेले फक्त ते विधानसभेचे सभासद होते जे त्या ठिकाणी गेलेले होते. त्यातल्या काही लोकांनी मला फोन केला आणि आम्हाला या ठिकाणी बोलवलं, आमच्या सह्या घेतल्या, आमचा नाईलाज झाला. तर आमची भूमिका वेगळी आहे, आम्ही तुम्हाला 2-3 दिवसात येऊन भेटू. शरद पवार को आपने सुना अभी. बता दें कि अजीत पवार के मामले पर शरद पवार ने अपना बयान दिया है. उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए बयान अपनी बात सामने रखी. उन्होंने कहा कि वो फिर से अपनी पार्टी एनसीपी को महाराष्ट्र में खड़ा करेंगे और जनता के बीच जाकर के अपनी बात रखेंगे. तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस समय राजनीति की हलचल काफ़ी तेज हो चुकी है जब से अजीत पवार ने शिंदे सरकार को ज्वाइन कर लिया है. खबरों में आगे बढ़ेंगे. इंदौर की जेल में बंद भूमाफिया दीपक जैन जेल से बाहर आने के लिए कई जतन कर रहा है, लेकिन उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक बार फिर से तिलक नगर थाने पर उसके खिलाफ 420 में केस दर्ज किया गया है, जिसमें 2 अन्य लोगों को भी आरोपी बताया गया है.
पूरे मामले में तिलक नगर पुलिस ने अधिकारी के निर्देशन में 420 सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो वहीं दीपक अभी जेल में है और उसके साथ आरोपी बताए गए 2 अन्य लोगों की भी पुलिस तलाश में जुटी है। हमें तिलक नगर थाने पे हमें शिकायत आवेदन प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जो है सिद्धार्थ पोखरना उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि उनकी जो त्रिशला गृह निर्माण सहकारी संस्था जिसमें उनका प्लॉट था। हरियाणा के बिजली मंत्री रंजत चौटाला प्रदेश में स्मार्ट बिजली व्यवस्था के दावे करते हुए स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान चला रहे हैं, लेकिन सिर्फ स्मार्ट मीटर लगा दिए जाने से लचर बिजली व्यवस्था स्मार्ट नहीं हो जाएगी। आज भी जगह जगह बिजली के ट्रांसफार्मर जमीन पर लगे हुए हैं और खुली तारें हमेशा दुर्घटनाओं को न्योता देती हुई दिखाई देती हैं, जिनकी चपेट में आने से आए दिन बेजुबान पशु जहां अपनी जान गंवा रहे हैं, तो वहीं आम आदमी भी हमेशा डर के साए में यहां से गुजरता है। लोगों का कहना है कि आए दिन जमीन पर पड़े हुए ट्रांसफार्मर बेजुबान पशुओं की जान तो ले रही है, लेकिन इस बार कई इंसान और बच्चे भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। इनका कहना है कि बारिशों के मौसम में शहर में वाटर लॉगिंग होना आम बात है। ऐसे में ज़मीन पर पड़े ट्रांसफार्मरों से पानी में करंट की पूरी संभावना बनी रहती है, जो किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। जी बहुत है, जो ट्रांसफार्मर सड़कों पे वैसे रखे रहते हैं, गलियों में मोहल्लों में दिक्कत आती रहती है। बारिश का मौसम चल रहा है, किसी को पशु को किसी व्यक्ति को परेशानी रहती है करंट की। मेरी निवेदन है बिजली विभाग से इसका समाधान करें जल्दी से जल्दी। लापरवाही बिजली बोर्ड की है क्योंकि ट्रांसफार्मर हमेशा ऊपर होना चाहिए, नीचे ज़मीन में रहेगा तो बारिशों में पानी आता है और खंभे हो साथ में कोई गिल्ड हो तो उसमें करंट उससे कोई भी हादसा हो सकता है। इससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बारिश के टाइम में पानी भरने के कारण करंट उतर आता है नीचे तारों में या ट्रांसफार्मर में, जिस वजह से किसी पशु को या व्यक्ति को करंट लगने का खतरा होता है। और पशु तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, कभी भी मुंह मार सकते हैं, स्पार्किंग हो जाती है कई बार। तो ये बिजली बोर्ड को सुरक्षित करने चाहिए जिस वजह से मतलब किसी को कोई समस्या ना हो। इसके साथ देश की बात में बस इतना।